शाहिद। आज हम लोग एक यूपीएससी एस्पिरेंट से बातचीत करने के लिए आए हुए हैं और इनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि इस फेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कि उन्होंने ये फील्ड सोचा, और इनसे कुछ सजेशन लेंगे कि आगे के बच्चे जो इस फील्ड को चूज करना चाह रहे हैं वो कैसे इजीली इस फेज को क्रॉस कर सकते हैं और यूपीएससी जो बहुत बड़ा टारगेट होता है स्टूडेंट के लिए उसे कंपैरेटिवली इजीली कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट राजेश से। हेलो राजेश। हेलो साहिद। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राजेश मेरा एक दोस्त ही है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और राजेश को मैं पिछले 1.5 सालों से जानता हूं, क्योंकि मैं भी झारखंड का हूं, ये भी झारखंड का है और ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आता है जहां से मेरी स्कूलिंग हुई है, तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है इससे, काफ़ी मेहनती लड़का है। और इससे अब हम लोग बातचीत करेंगे कि ये यूपीएससी क्यों चूज किया है। राजेश, तो हम लोग आज आपसे पूछेंगे कि आपकी ये जो प्रिपरेशन की जर्नी है, ये जर्नी आपकी कैसे बीत रही है, आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, और आने वाले बच्चों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। बैठिए प्लीज। तो सबसे पहला सवाल राजेश मेरा ये है कि जैसा कि आपने बताया कि आपका घर जो है या हमारा घर, हम लोग झारखंड से आते हैं जी। और आप कोडरमा से आते हैं। जी जी। तो कोडरमा से आपने दिल्ली आने का और दिल्ली में यूपीएससी करने का ये थॉट कैसे, मतलब स्टार्टिंग मोमेंट क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे कोई हम लोग जो जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे ये सोचना भी लगभग असंभव है, लेकिन तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो है बैकग्राउंड जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे यूपीएससी के बारे में सोचना उतना मतलब जेन्युइन नहीं है कि हम लोग नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए कि हम लोग जो सोचने का फेज शुरू हुआ, ये जो रेवोल्यूशंस आया है, डिजिटल रेवोल्यूशंस जो 2015 के बाद डिजिटल क्रांति विशेष तौर पे जो आई है जी, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हमको आइडिया होने लगा कि क्या है नहीं है। सोशल मीडिया पे देखने के बाद लोगों के मतलब अवेयरनेस बढ़ गया उसके बाद, इसलिए वहां से मुझे आइडिया मिला। मतलब बेसिकली आपको जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये जो रिवोल्यूशन आया, आईटी रिवोल्यूशन, इसके थ्रू आपको यूपीएससी का पता चला। बट मैं पूछना चाह रहा हूँ राजेश कि फिर आपने दिल्ली आने का कैसे सोचा। झारखंड में भी तो तैयारियां, मेरे ख्याल से रांची में तैयारियां होती हैं इस चीज की। जी जी। तो बहुत जगह ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन भी किया जा सकता है, एक अच्छा मीडियम है। हाँ। बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया कि मेरा बैकग्राउंड उस हिसाब से सही नहीं था। स्कूलिंग भी बहुत अच्छी स्कूलिंग में नहीं हुआ स्कूल्स में, तो मुझे लगा कि मुझे क्लासरूम प्रोग्राम्स ही मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो मैंने चीजों को सर्च किया, मैंने देखा कि मेरा फाइनेंशियली बैकग्राउंड थोड़ा सही है, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मुझे उतना काम वगैरह करने का कोई स्ट्रेस नहीं था, तो घर से अच्छा खासा सपोर्ट मिला, इसलिए यूपीएससी करने के लिए दिल्ली आ गया। नहीं तो हम लोग की तरफ उतना फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए लोग मतलब बीच में ही दिल्ली आने का रीजन आपका मेन है कि फाइनेंशियल सपोर्ट है। हाँ, और बेसिकली दिल्ली में कोचिंग वगैरह कंपैरेटिवली जो है वो अच्छे होंगे। मेरा जी, जी। अगला सवाल ये है राजेश कि दिल्ली में जब आप आए झारखंड से, जी जी। आपको रहने में कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ पे दिल्ली में? पहला 1 महीना 2 महीना क्या प्रॉब्लम हुई, अगर हुई तो? प्रॉब्लम्स तो हुई थी शुरू में, उठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि उधर जो हम लोग तरफ जो सुबह उठने का जो है वो हम लोग की तरफ आदत है सुबह, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सारे काम करो, तो ये सारी दिनचर्या हम लोग मतलब डेली रूटीन में शुरू से हम मेंटेन करके हुए। अब यहाँ जैसे आए 7-8 बजे उठते थे तो बॉडी पेन वगैरह ये सब होता था, शुरू में हुआ था। उसके बाद पॉल्यूशन तो एक बहुत बड़ा इशू, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। तो ये सारे इश्यूज हुए थे शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे यूज टू हो गए, अब तो पॉल्यूशन में पता नहीं चल रहा है। तो राजेश जी, आपकी कोचिंग कौन सी थी? देखिए, कोचिंग यूजुअली सबको मालूम ही रहता है कोचिंग के बारे में, आपको तो पता ही। कौन से कोचिंग से आपने किया, तो इनको बताएं दर्शकों को कि आपकी कोचिंग कहाँ से हुई यूपीएससी की। नहीं, कोचिंग के बारे में देखिए, कोचिंग के विशेष रूप से मैं किसी को समर्थन नहीं करता हूँ, इसलिए कोचिंग के बारे में मैं सही नहीं समझता हूँ बताना, क्योंकि ये सही नहीं है। अच्छा, मतलब
हाँ। आप कोचिंग का नाम रिवील नहीं करना हाँ, चाह नहीं। रहे। मैं बताऊं कि राजेश जी बहुत अच्छे कोचिंग से इन्होंने कोचिंग लिया है। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है राजेश जी, जैसे आपने कोचिंग लिया है और आपके अगल बगल कुछ लोग ऐसे भी थे जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे, जी जी है ना, तो आप क्या फर्क देखते हैं? मतलब आप उस ग्रुप में थे जहाँ पे लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे, जहाँ पे आप कोचिंग भी ले रहे थे, आपने क्या डिफरेंस देखा है कि जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस आपने क्या देखा है? डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं रहता। थोड़ा कोचिंग में क्या है कि आपको मटेरियल जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मिल जाते हैं। जी। सेल्फ स्टडी में क्या है कि वही सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में आपको थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसमें आप जो लर्न कीजिएगा ना वो थोड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है। सेल्फ स्टडी विदाउट कोचिंग इज बेटर या सेल्फ स्टडी विद कोचिंग इज बेटर? देखिए, अगर कोचिंग है तो सेल्फ स्टडी तो इसमें तो कोई दो राय है ही जी, नहीं। उसमें तो जी। बेस्ट ही रहेगा कि अगर जी। कोचिंग हो पा रहा है और आप सेल्फ स्टडी भी कर ले रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि आप यूपीएससी के लिए आपको उस ग्रुप में रहना पड़ता है। लोग कहते हैं कि आप अकेले यूपीएससी नहीं निकाल सकते। यूपीएससी जब मैं कहूँ राजेश जी, तो यूपीएससी 14 एग्जाम कंडक्ट करती है। मैं स्पेशली सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो लोग कहते हैं कि ये एग्जाम ऐसा है जो अकेले नहीं निकाला जा सकता है, आपको एक ग्रुप में रहना होता है और वो पूरी ग्रुप तैयारी कर रही होती है इस चीज की, ठीक है? तो मेरा अगला सवाल यही है राजेश कि क्या ये बात सही है? क्या अकेले पढ़कर यूपीएससी नहीं निकाला जा सकता है? क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे शादीशुदा औरतें वो अकेले घर पर पढ़ के यूपीएससी निकाली हैं, वर्किंग विमेन वो अकेले पढ़कर निकाली हैं। तो इसमें आपका क्या मानना है? लेकिन मैक्सिमम लोग जो इधर रहते हैं कोचिंग एरियाज में, उनका नंबर ऑफ कोर्स ज्यादा है। यही मेरा सवाल है कि अकेले निकाला जा सकता है या ग्रुप में ज्यादा सहूलियत होती है? निकालना तो जा सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर्स के जितने भी प्रेसिडेंट्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं जिसमें आप बहुत सारे केस स्टडी भी बन चुके हैं। शायद आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो बहुत ही मतलब बैकग्राउंड एरिया से आते हैं, बहुत पुअर बैकग्राउंड, उतना स्कूलिंग भी अच्छा नहीं हुआ, वो सब भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। वो भी अपने सेल्फ स्टडी के दम पे पहुंच गए हैं और खुद से पढ़ के। ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट, तो मतलब सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको उस पेयर में आने के लिए कट ऑफ हर ईयर बढ़ेगा, ये डिफिकल्टी भी बढ़ेगी। तो आपको थोड़ा पेयर्स के साथ आपको थोड़ा सा मतलब पेयर्स के साथ अगर रहेंगे तो वो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं। चलिए राजेश जी, अब मेरा सबसे टफ सवाल आपके पास आएगा जी, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी है, क्योंकि इसमें एनालिसिस की बहुत जरूरत होती है। और मैं आपको जानता हूँ 1-1.5 साल से आप काफी एनालाइज करते हैं अपने आप को, अपने परफॉर्मेंस को, अपनी स्ट्रेटेजी को। मैं आपसे ये पूछूंगा कि प्रिपरेशन के इस फेज में आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आया? मेंटल सेटबैक्स, इमोशनल सेटबैक्स, फिजिकल सेटबैक्स, आप तीनों को बताएं और फिर आप बताएं कि आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया। देखिए, अगर प्रॉब्लम्स को बताना हो तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूँ कि देखिए, फर्स्ट आपको प्रॉब्लम्स आएंगे फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि हेल्दी फूड्स नहीं मिल पाते यहाँ पे। आपको अगर हेल्दी फूड चाहिए तो खुद से प्रिपेयर करना होगा, या तो फिर मेड वगैरह भी कोई को प्रेफर करता है, वो भी कर सकते हैं आप। और सेकेंड आप देख लीजिए कि मेंटल और इमोशनल तो ये इसका बाय प्रोडक्ट है। आप इस पे अगर इस प्रिपरेशन में आ गए, मतलब ये दोनों तो मतलब रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है? मतलब मेंटल प्रेशर आपके ये पास मतलब हमेशा है। हाँ, मतलब उसमें आप इसको हटा नहीं सकते हैं, ये पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन है। मतलब जैसे ही प्रिपरेशन में कूदे, ये दोनों साथ में आ जाएंगे आपके। तो फिर इससे टैकल कैसे करना है राजेश? देखिए, टैकल तो इंडिविजुअल के ऊपर करता है। आपने कैसे किया? देखिए, अभी भी मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं। जी, वो तो हो। ठीक है। देखिए, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीजें जैसे बुक्स वगैरह मैं पढ़ता हूँ जी, कुछ ऑथर्स की, ताकि समझ पाऊँ कि किस तरह से, जो मेरा खुद एनालाइज करता हूँ प्रॉब्लम्स को, और मैं उस एनालिसिस के मतलब आधार पे मैं बुक्स वगैरह में देखता हूँ कि कहाँ पे मेरा प्रॉब्लम्स आ रहा है और बुक्स में क्या सॉल्यूशंस दिया है, उस हिसाब से मैं उसको
कमी ये कम करने तो की कोशिश करता मतलब हूँ। पढ़ाई से रिलेटेड मेंटल प्रेशर है। मैं पूछना चाह रहा हूँ राजेश की कोई एंजाइटी वगैरह होती है क्या? क्योंकि पढ़ते पढ़ते मतलब काफी लोगों को, मैं भी पहले पढ़ रहा था तो कभी कभी मुझे भी एंजाइटी हो जाती थी, बट वो टैकल हो जाता था। मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर एंजाइटी होती है तो आप किस तरह से टैकल करते हैं? देखिए, टैकल करने के लिए वही है कि थोड़ा से गप्पे सप्पे कर लो, हाँ, ठीक है, दोस्तों के साथ, है ना? थोड़ा फैमिली के साथ बात कर लो। जी। स्ट्रेसेस ये सारे कम करने के थोड़े थोड़े उपाय हैं। बाकी स्ट्रेसेस कम करने के लिए वैसे कोई लेबल नहीं कि स्ट्रेसेस इतना बढ़ेगा। मतलब आप अकेले यूपीएससी निकालना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आपको रहना पड़ेगा ग्रुप में, जी। क्योंकि वो स्ट्रेस रिलीवर का भी काम करते हैं, है ना? और राजेश जी, आप ये बताएं कि इमोशनल सेटबैक जो आता है, घर से इतने दूर हैं, यहाँ पे वो होता है, तो उससे कैसे डील किया आपने? देखिए, बोला जाता है कि कोई बड़ा काम करने के लिए आपको ना कुछ बलिदान देना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आप दोनों देखिएगा तो फिर कैसे होगा? आपको सेक्रीफाइस आप देखिएगा तो फिर आपको इमोशंस जुड़े रहेंगे। सैक्रिफाइस में पेन होता है, उस पेन से कैसे आप उभरे? पेन तो होगा, पेन को थोड़ा बहुत झेलने का एक प्रिपरेशन के दौरान हो ही जाता है, ठीक है। वो सिखाई देता है कि किस तरह से झेला जाए। तो शुरू में दिक्कत होते थे, मैं बहुत रोया हूँ, मतलब अच्छा, आप भी रोते थे? बिल्कुल, मैं काफी महीने तक रोया हूँ, मतलब मैं किसी को बताता नहीं था, मतलब गुस्सा नहीं कर। हमारे से शेयर कर लिए होते। जी जी। ये अभिषेक भाई है, इनसे शेयर कर लिए होते, हम आपको रोने नहीं देते। नहीं, उस समय उतना मेरा वो परिचय नहीं हो पाया था ना, इसलिए थोड़ा सा जी, इसलिए उतना हम लोग अब जानते नहीं थे, इसलिए मैं शुरू से ही थोड़ा सा रिजर्व रहा हूँ। बट धीरे धीरे वो आदत जी, बन जी। जाती है अकेले रहने की। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप दिल्ली आने के बाद लोग भटक जाते हैं। क्या आपने भी सुना है ये? कहीं आप भटके तो नहीं है? नहीं नहीं, आप देखिए देखिए, भटकना तो है, ये लाइफ का ऐसा फेज रहता है कि इस लाइफ में आप जो करना चाहिए इस फेज में वो कर सकते हैं जी। अब जिधर आप एनर्जी डालना चाहें उधर आपका वो रास्ता बन जाएगा। होता है, मतलब फेजेस होते हैं मैं वही लाइफ। पूछ रहा हूँ कि आपने कोई अलग रास्ता तो नहीं बनाया है ना? नहीं नहीं। यूपीएससी ही एक रास्ता है ना? तो इमोशनल सेटबैक जो है वो आपका सिर्फ घर से रिलेटेड है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि उनका बहुत सारे इमोशनल सेटबैक होता है, इधर उधर का पढ़ाई से, वो सब राजेश वो सब नहीं करना। आप समझ रहे हैं? जी जी, क्या समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, हम आपकी बातों को समझ गया हूँ। जी, तो मेरा इम्प्लिसिट मीनिंग होते हैं। चलिए, मेरा आपसे आखिरी सवाल राजेश, कि आप जो बच्चे अभी आने वाले हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे इस तैयारी के दौरान, कि वो मतलब इस तैयारी को शुरू करने से पहले किन किन चीजों पर कमांड कर ले, क्या क्या कर लें, उसके बाद इस तैयारी में आए? क्या बताना चाहेंगे उनको? थोड़ा सा वही है कि आपका बेसिक्स जो रिलेटेड है, जैसे जी। करंट इवेंट्स को लेके, वो उसमें थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का भी पैटर्न्स बन चुका है कि करंट बेस्ड क्वेश्चंस का जो नंबर्स बढ़ा है उसमें अभी उसके ऊपर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। और अभी तो पैटर्न वगैरह भी चेंज हो गया है। हाँ। कैसे टैकल करेंगे? देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो पैटर्न किसी भी तरह से उछालेगा। यूपीएससी का तो बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो तो चलता ही रहता है, ठीक है। ये सही फुल फॉर्म बताया, अनप्रेसिडेंटेड कमीशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो यूपीएससी कितना भी उछाल ले क्वेश्चन बनेगा ही। देखिए, कितना भी आप अगर इस तरह के एग्जांपल्स दे रहे हैं, इस बार भी तो क्वालिफाई जितना प्रीवियस ईयर हुआ उतना ही 14,000 के अराउंड 14,000 के अराउंड हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सिलेक्शन रेट भी बहुत कम है, फिर भी लोग इसमें आ रहे हैं। सिलेक्शन रेट कम है बिल्कुल, लेकिन जो मतलब यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल्स देते हैं उसमें जो उनका जो थोड़ा सा आप स्टेटस बोल लीजिए, वो बहुत ही हाई है कंपैरेटिवली अदर सर्विसेज की, इसलिए इसमें जो है वो हो जा रहा है। चलिए राजेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, मुलाकात करके भी बहुत अच्छा लगा। और आपने आते के साथ जो समोसा और फंटा हम लोगों को जी नवाजा है वो भी बहुत अच्छा था। धन्यवाद।